अगर आप जर्मनी में रिलोकेट करना चाहते हैं विद लिटिल और नो मनी तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 6 ऐसे लेजिटिमेट वेज बताऊंगा जिसके थ्रू आप जर्मनी में रिलोकेट कर सकते हैं विदाउट एनी ब्लॉक अकाउंट एंड विदाउट एनी रिजर्व मनी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे। अगर एक मेथड आपके लिए काम नहीं करेगा तो शायद एक जो सेकंड मेथड मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए काम कर सकेगा। सबसे पहले जो मेथड है वो है स्कॉलरशिप मेथड। आई नो इसके हवाले से हम बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस बना भी चुके हैं, लेकिन स्कॉलरशिप मेथड एक इस तरह का मेथड है, अगर आप स्कॉलरशिप विन करते हैं तो आपको किसी ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, आपको कोई रिजर्व मनी भी नहीं दिखानी, आपको कोई स्पॉन्सरशिप लेटर भी नहीं चाहिए। आप स्कॉलरशिप की बेस के ऊपर रिलोकेट कर सकते हैं। जर्मनी की फेमस स्कॉलरशिप की बात की जाए तो यहाँ पर डार्ट स्कॉलरशिप है, इसके अलावा इरास्मस मंडर स्कॉलरशिप है, डॉयचे स्टाइपेंड स्कॉलरशिप है और इसके अलावा और भी लिमिटेड स्कॉलरशिप्स हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी रीसेंट वीडियोस जो मैंने डार्ट स्कॉलरशिप के ऊपर बनाई है वो भी मैं ऐड कर दूंगा। बहुत सारी सेपरेट वीडियोस आप मेरी देख सकते हैं कि कौन कौन से स्कॉलरशिप जर्मनी में अवेलेबल हैं और किन किन के ऊपर आप अप्लाई करके यहाँ पर आ सकते हैं। इन स्कॉलरशिप विन करने के बाद ना सिर्फ ये कि आपको ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑन टॉप ऑफ दैट आपको 1000 या 1500 यूरो स्कॉलरशिप विन करने की वजह से मिलेंगे। उस वजह से स्कॉलरशिप विन करने के बाद आपको एक स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर मिलेगा। उस स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर की बेस के ऊपर आप जब अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि जर्मन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट का एक लॉन्ग क्यू है, जब आपके पास स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर होता है तो आप उस लॉन्ग क्यू को बाईपास करके अर्ली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये पहला बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट आपको ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि विदाउट स्कॉलरशिप यहाँ पर आते हैं उनको और जॉब्स करनी पड़ती हैं। आपको और जॉब नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज यू वुड बी हैविंग 1000 यूरो और इन सम केसेस 1500 यूरो फ्रॉम द स्टेट और फ्रॉम दैट स्कॉलरशिप। इस वजह से आपको कोई और जॉब नहीं करनी पड़ेगी। ब्लॉक स्कॉलरशिप विन करना एक बड़ा कम्पिटिटिव प्रोसीजर है, ये मुझे इस बात का आइडिया है जो मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था। लेकिन अगर आप परसिस्टेंट रहेंगे, आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आप स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। ये एक बहुत फास्टेस्ट, बहुत सेफेस्ट और बहुत सिक्योर मेथड है जर्मनी में रिलोकेट होने के लिए किसी भी साउथ एशियन कंट्री से, कि एक बार आपने स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर लिया, उस अवार्ड लेटर की बेस के ऊपर आपको एक फास्टेस्ट अपॉइंटमेंट मिल गई, उसकी बेस के ऊपर आप यहाँ पर आ गए विद लिटिल और नो मनी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, जैसे कि आप ये साइट पे देख रहे हैं कि मैंने जो रिसेंटली डार्ट स्कॉलर्स पे लोग आए हैं उनसे बात भी की है, उनकी वीडियो में आप उनसे भी सुन सकते हैं कि उनके पास कोई ब्लॉक अकाउंट मनी नहीं थी एंड दे आर हेयर इन जर्मनी विदाउट एनी रिजर्व अकाउंट। तो सेकंड मेथड के बारे में बात की जाए तो वो है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा का प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है जॉब अप्लाई करने के प्रोसेस से। फॉर एग्जांपल, वर्क वीज़ा का प्रोसेस ये है कि जैसे कि आप साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपको लिंक्डइन पे, जिंग पे और रिमोट ऑनलाइन जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म पे बैठ के जॉब जर्मनी में ढूंढनी होगी। वंस आपको जॉब मिल जाती है तो आप जॉब पे अप्लाई करेंगे, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे और जब आपको वहाँ से ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो उस ऑफ़र लेटर की बेस के ऊपर आप जर्मनी रिलोकेट करेंगे। जॉब सर्च वीज़े के ऊपर या जॉब के ऊपर जो आपको ऑफ़र लेटर मिलता है, उस ऑफ़र के बाद आपको कोई रिजर्व अकाउंट या ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर दो डिफरेंसेस हैं जॉब ऑफ़र लेटर के अंदर। एक होता है ब्लू कार्ड सैलरी और एक होता है नॉन ब्लू कार्ड सैलरी। इसमें दो तरह की फील्ड्स आती हैं। जो ब्लू कार्ड सैलरी है उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत सैलरी में हाई है। वर्क वीज़े के अंदर दो टाइप्स हैं, एक है नॉर्मल वर्क वीज़ा और एक है ब्लू कार्ड वीज़ा। ब्लू कार्ड वीज़े के अंदर एक रिक्वायरमेंट है जो जर्मन गवर्नमेंट ने सेट की हुई है, उस रिक्वायरमेंट से सर्टेन सैलरी आपकी हाई होगी तो आपको ब्लू कार्ड वीज़ा मिलेगा। तो जब भी आपको ऑफ़र लेटर आपका एम्प्लॉयर दे रहा हो तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपको ब्लू कार्ड वीज़ा मिले, नॉन ब्लू कार्ड नहीं मिले। इसमें दो कैटेगरीज जो उन्होंने बनाई हैं, एक है स्टेम फील्ड्स और एक है नॉन स्टेम फील्ड्स। अगर आप स्टेम फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है वो होगी 45,000 यूरोज़ और नॉन स्टेम फील्ड से अगर आप हैं तो उसकी जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो है अप्रॉक्सीमेटली 58,000 यूरोज़ या उससे कुछ ज़्यादा। जॉब सर्चिंग के हवाले से मैंने एक सेपरेट वीडियोस बनाई हैं कि कैसे आप पाकिस्तान से या इंडिया से ऑनलाइन जॉब्स ढूंढ सकते हैं। उन वीडियो का लिंक्स मैंने इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो के ऐड किया है, जिसके अंदर मैंने कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बताए हैं ये है जिसके थ्रू आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपने कोशिश ये करनी है कि आपको ब्लू कार्ड वीज़ा मिले। थर्ड वे टू रीलोकेट टू जर्मनी विदाउट एनी ब्लॉक अकाउंट वो है आउसबिल्डिंग का। आउसबिल्डिंग एक वर्ड है, जर्मन वर्ड, जिसको यूज़ किया जाता है डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए। फॉर एग्जांपल, साउथ एशिया में या इंडिया और पाकिस्तान में आप डिप्लोमा सर्टिफिकेशंस के हवाले से जानते हैं।
ये डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पर आपको स्टडीज़ के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है। उसी तरह ही जर्मनी के अंदर फेमस आउसबिल्डिंग्स हैं। ये वो आउसबिल्डिंग्स हैं जो आप ausbildung.de प्रोग्राम पे जाके अपने लिए देख सकते हैं कौन सा डिप्लोमा प्रोग्राम, कौन सी आउसबिल्डिंग आपके लिए बेस्ट है। वहाँ से आप अपने इंटरेस्ट की बेस के ऊपर, पैशन की बेस के ऊपर और अवेलेबल आउसबिल्डिंग के लिहाज से आप ये चेक करेंगे कि कौन सी आउसबिल्डिंग आपको सूट करती है, किसकी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर सकते हैं, और उन रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर आपको आउसबिल्डिंग में आपकी सिलेक्शन होगी या आप उसमें सेलेक्ट नहीं होंगे। ये एक ऐसा मेथड है कि अगर इसके अंदर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको मज़ीद ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि अगर आप आउसबिल्डिंग में सेलेक्ट होते हैं और आपका स्टाइपेंड 934 यूरो से ज़्यादा है, तब तो आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका स्टाइपेंड 500-600 यूरो है या लेस देन 900 यूरो है, फिर आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो जब आप आउसबिल्डिंग की रिक्वायरमेंट देखें, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें या आप इंटरव्यू दें, तो उसके हवाले से आपने लाजमी इस बात का ख्याल करना है कि आपको जो आउसबिल्डिंग मिले वो मोर देन 934 यूरोज़ हो। आउसबिल्डिंग के हवाले से अभी मेरी कोई सेपरेट वीडियो नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कोई सेपरेट वीडियो से बनाऊं तो आप कमेंट में ऐड कर दें। ये एक थर्ड लेजिटिमेट वे है जिसके थ्रू अगर आप आते हैं तो आपको रिज़र्व अकाउंट, ब्लॉक अकाउंट बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। और जो हाउसबिल्डिंग है उनका प्रोग्राम कुछ इस तरह से चलता है कि वो 60% प्रैक्टिकल एजुकेशन है और 40% थ्योरेटिकल एजुकेशन है। कुछ केसेस के अंदर ये 60-40 होता है, कुछ केसेस में के अंदर इसकी परसेंटेज डिफरेंट भी होती है। पर्सनली मुझे हाउसबिल्डिंग प्रोग्राम बहुत पसंद है। उसकी रीज़न ये चीज़ है कि ड्यूरिंग द स्टडीज़ आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी आता है, पहला बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट ये है कि जब आप एक कंपनी के साथ 3 इयर्स लिंक रहते हैं एज अ वर्क स्टूडेंट या 3 ईयर लिंक रहते हैं एज एन इंटर्नी, तो 90% ऑफ द चांसेस के अंदर, 90% ऑफ द केसेस के अंदर वो कंपनी आपको जॉब ऑफर कर देती है। तो अगर आप हाउसबिल्डिंग पे यहाँ आते हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको 2 ईयर या 3 ईयर का वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, और अगर आप 2 इयर्स यहाँ पर जॉब कर लेते हैं तो आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक की वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं लास्ट 3 वेज़, अगर वो आपके लिए यूज़फुल नहीं हैं या आप ये समझते हैं कि वो आपके लिए इतने इफेक्टिव नहीं हैं और उन वेज से आप रिलोकेट जर्नी नहीं हो सकते, तो नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के मैं मज़ीद 3 वेज़ बताऊंगा और उन 3 वेज़ को आप देखें। बाय पॉसिबल उनमें से कोई वे ऐसा इफेक्टिव हो जो आपको रिलोकेट जर्नी में करा सके विदाउट एनी ब्लॉक अकाउंट, विदाउट एनी रिजर्व मनी। अब हम डिस्कस करेंगे 5th वे टू रिलोकेट टू जर्मनी विदाउट एनी ब्लॉक अकाउंट। 5th को बताऊंगा जर्मनी में रिलोकेट होने के लिए विदाउट ब्लॉक अकाउंट, वो है PhD प्रोसेस। PhD प्रोसेस आई नो इट्स अ बिट कॉम्पिटिटिव प्रोसेस, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर आपने ऑलरेडी मास्टर्स डिग्री की भी है तो आपको अपनी मास्टर रिसर्च की बेस के ऊपर, अपने रिसर्च पेपर्स की बेस के ऊपर या जो कॉन्फ्रेंसेस आपने अटेंड की हैं, आपको अपने सारी रिसर्च स्टडीज़ को कंबाइन करना होगा और उसकी बेस के ऊपर आपको जर्मनी में एक PhD ढूंढनी होगी। अब इसके लिए आप findaphd.com भी यूज़ कर सकते हैं, dart.de भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा और बहुत सी रिलायबल वेबसाइट्स जो आपको लगता है वो आप सर्च कर सकते हैं। सिर्फ ये 2 वेबसाइट्स तक आपने कन्फाइंड नहीं रहना। अगर आप चाहें तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि सबसे पहले आप देखें कि आपने मास्टर थीसिस में या आपने रिसर्च पेपर्स के अंदर किस पर्टिकुलर फील्ड में या डोमेन में रिसर्च की है। फिर आप जाएंगे किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स के ऊपर, उन वेबसाइट के ऊपर जो वो रिसर्च कर रहे हैं वो उन्होंने सारी वेबसाइट पे पोस्ट की है। आप उनके रिसर्च ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। रिसर्च ग्रुप्स में जाके आप देखेंगे किन प्रोफेसर्स ने और किन एसोसिएट प्रोफेसर्स ने किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। उनको आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। उनका ईमेल कांटेक्ट वहाँ पर होगा, उनका नंबर्स वहाँ पर होंगे, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक वहाँ पे होगा, यूनिवर्सिटी कांटेक्ट होगा। आप एक कॉम्पैक्ट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनाएंगे, एक लेटर ऑफ प्रपोजल बनाएंगे, उस प्रपोजल को आप फिल करेंगे। फिल करके आप कोशिश करेंगे इन प्रोफेसर से, इन रिसर्च एसोसिएट से, इन रिसर्च डिपार्टमेंट से इन कांटेक्ट होने का। वंस आप इनसे इन कांटेक्ट हो जाते हैं और जो आपने रिसर्च की है वो इनके लिए यूज़फुल है या इनको लगता है कि आप उनके लिए करंट रिसर्च के अंदर हेल्पफुल हो सकते हैं, तो वो आपको एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट देंगे। PhD पोजीशन पे जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या जो मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया है जॉब या वर्क वीज़ा, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ भी जो आपको मिलने वाले पैसे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 2500 यूरो आफ्टर टैक्स, या इन सम केसेस में इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और ये भी एक काइंड ऑफ स्कॉलरशिप है या ये काइंड ऑफ PhD स्कॉलरशिप कहलाता है। जब अगर आपको ये मिल जाती है तो फिर भी आप ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है।
लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा डिसिप्लिन भी चाहिए, ज़्यादा कम्पिटिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पीएचडी स्कॉलर्स की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं आपको गाइड करता जाऊँ कि अगर आपको पीएचडी पोजीशन यहाँ पे मिली है या वर्क वीज़ा मिला है और आपने विद फैमिली रिलोकेट करना है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि वीज़े के टाइम के ऊपर जब आपको ब्लू कार्ड सैलरी मिलती है तो आपने अपने और अपने स्पाउस का या अपने बच्चों का वीज़ा उस टाइम के ऊपर लगाना है। आपने ये वेट नहीं करना कि एक बार मैं यहाँ पर आ जाऊँ, मैं सेटल हो जाऊँ और उसके बाद मैं वीज़े के लिए अप्लाई करूँ। क्यों ऐसा कह रहा हूँ ये मैं आपको अगले फैमिली रीयूनियन वीज़ा सेक्शन में जाकर बताऊँगा। अच्छा जी, इस लिस्ट के अंदर जो फिफ्थ वे है जिसके थ्रू आप विदाउट एनी ब्लॉक अकाउंट, विदाउट एनी रिजर्व मनी इन योर बैंक आप जर्मनी में आ सकते हैं, वो है FRV। FRV एब्रीवेशन है फैमिली रीयूनियन वीज़ा का। फैमिली रीयूनियन वीज़ा एक वो वीज़ा टाइप है जिसके अंदर आपका स्पाउस ऑलरेडी जर्मनी में रहता है, इसके ऊपर आप फैमिली रीयूनियन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि फैमिली रीयूनियन वीज़ा एक ऐसा मेथड नहीं है जर्मनी आने का जो कि फास्टेस्ट मेथड हो। ये इस टाइम का स्लोएस्ट मेथड है, क्योंकि अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी से अपना वीज़ा प्रोसेस करा रहे हैं वो उस सूरत में जबकि आपका डोमिसाइल पंजाब का है, जबकि आपका डोमिसाइल फेडरल का है, तो आपका डेफिनेटली जो वीज़ा प्रोसेस है फैमिली रीयूनियन वीज़े का वो इस्लामाबाद से होगा, तो वो स्लोएस्ट वीज़ा टाइप है, क्योंकि 24 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली आपको लग सकते हैं वीज़े की अपॉइंटमेंट का वेट करने में, और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 6 to 8 मंथ्स है, तो इसमें क्लोज टू 24 to 36 मंथ्स लग रहे हैं। तो ये भी एक वीज़ा टाइप है, FRV वीज़ा टाइप जर्मनी आने के लिए, फैमिली रीयूनियन वीज़ा। लेकिन इसके लिए रिलोकेट होने के लिए डेफिनेटली जिससे आपकी शादी हो रही हो वो ऑलरेडी आपका स्पाउस जर्मनी में रहता हो, तो उस सूरत में आपको कोई ब्लॉक अकाउंट, कोई रिजर्व मनी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके स्पॉन्सर की बेस के ऊपर आप जर्मनी में आएंगे। एक चीज़ यहाँ पे मैं और क्लैरिफाई आपके साथ कर दूँ कि अगर इन केस आपकी शादी होती है और आप ये देखते हैं कि फैमिली रीयूनियन वीज़े की जो टाइप है वो 24 to 36 मंथ्स तक लगेगी और ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, तो मैं स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर दूं, उस केस के अंदर फिर आपको ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड होगा। उसकी आप दोबारा स्टूडेंट वीज़े की तरफ जाते हैं तो फिर आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होगा, क्योंकि अब आप अपने पार्टनर को इस वजह से, क्योंकि उसका फैमिली रीयूनियन वीज़ा नहीं लग रहा है या इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो अब आप प्रॉपर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें। प्रॉपर स्टूडेंट वीज़ा वो वीज़ा टाइप है जिसके अंदर आपके पास कोई स्कॉलरशिप नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, और आप ओनली एक मास्टर्स डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं और उसकी बेस पे आ रहे हैं, फिर आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होगा। के अंदर सिक्स्थ और लास्ट जो वे है जर्मनी आने का वो है स्पॉन्सरशिप लेटर। स्पॉन्सरशिप लेटर एक इस तरह का लेटर है जो ऑलरेडी एक बंदा जो कि रिजाइडिंग है जर्मनी के अंदर, वो आपको एक स्पॉन्सर लेटर दे सकता है। उस स्पॉन्सर लेटर की बेस के ऊपर आप जर्मनी आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ टाइप्स हैं जिनको आपको ध्यान करना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि स्पॉन्सरशिप लेटर जिस बंदे से आप ले रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आपका ब्लड रिलेटिव हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका भाई, आपकी बहन या आपके रिलेटिव ऑलरेडी जर्मनी में रहते हों तो उनसे आप ये स्पॉन्सरशिप लेटर ले सकते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि आप किसी भी बंदे से स्पॉन्सरशिप लेटर मांग सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में बहुत क्रिटिकली आपको देखना होगा, जैसे कि आपको पता है कि जर्मनी के अंदर एक इंसान जो है उसको पर मंथ जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो है क्लोज टू 1000 यूरो बाय द जर्मन गवर्नमेंट। ये वो अमाउंट है जो कि जर्मन गवर्नमेंट ने सेट की है। इस तरह का ये आपको पता लगता है कि जैसे कि अगर आप ब्लॉक अकाउंट बनाते हैं तो वो मोर देन 11,000 यूरो है, तो वो मोर देन 11,000 यूरो इसी वजह से है क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव के मुताबिक क्लोज टू 1000 यूरोज़ आपको पर मंथ यहाँ रहने के लिए चाहिए। तो इस तरह अगर आप जिस बंदे से स्पॉन्सर लेटर ले रहे हैं और वो ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं कि वो अनमैरिड नहीं है, वो इस टाइम मैरिड है, उसके बच्चे हैं, उसके बाद ये चीज़ें उसने प्रॉपर्टी बाय की है, उसने कार बाय की है, तो अगर ये सारी लाइबिलिटीज़ में उसकी जो मंथली अर्निंग है वो कंज्यूम हो जाती है, तो फिर भी इस हद तक के चांस हैं कि स्पॉन्सरशिप लेटर की बेस के ऊपर आप ना आ सकें। तो इसमें थोड़ा सा आपको चेक करना होगा कि जो इंसान आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे रहा है उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। स्पॉन्सरशिप लेटर के केस के अंदर आपको फिज़िकली कोई मनी नहीं दी जाती, ना ही फिज़िकली कोई मनी आपके बैंक अकाउंट में रखी जाती है। स्पॉन्सरशिप लेटर सिर्फ एक लेटर है जो कि आउटस्टैंडर बेहोडे से आप बनवा सकते हैं। मींस कि जो बंदा ऑलरेडी जर्मनी में रिजाइडिंग है वो बंदा जाएगा अपने आउटस्टैंडर बेहोडे में और वहाँ पे जाकर इस लेटर के बारे में पूछेगा और इस लेटर को बनाएगा और वो लेटर वो आपको सेंड कर देगा। जब आपने एम्बेसी में जाना है तो वो लेटर 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। फिज़िकली ना ही कोई मनी वो बंदा आपको ट्रांसफ़र करेगा, फिज़िकली ना ही आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसे रखे जाएंगे।
लेकिन अगेन मैंने आपको ये कहा है कि इसके बारे में थोड़ा सा ख्याल करना होगा, वर्चुअली कितनी लाइबिलिटीज़ ऑलरेडी उस बंदे के पास हैं और उसकी कितनी मंथली अर्निंग है, कि कितना मार्जिन है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे की सैलरी आफ्टर टैक्स 2500 यूरो है, वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं और उसके ऊपर हाउस लाइबिलिटीज़ भी हैं, तो वर्चुअली देखा जाए तो इन सब चीज़ों को मिला के क्लोज टू 3000 यूरोज़ की एक्सपेंसेस ऑलरेडी वो बेयर कर रहे हैं, या वर्चुअली उसको इतने ज़्यादा पैसे रिक्वायर्ड हैं एक मंथ में। तो अगर वो किसी को स्पॉन्सर लेटर देता है तो माइट बी पॉसिबल जब वो एक्सपेंसेस सारे ऐड करें तो आप वो कह सकते हैं कि नहीं, जिस बंदे ने स्पॉन्सरशिप लेटर दिया उसके ऑलरेडी अर्निंग से ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, तो आप जर्मनी नहीं जा सकते। वो 6 वेज़ हैं जो मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो के अंदर जर्मनी आने के लिए विदाउट एनी ब्लॉक अकाउंट, विदाउट एनी रिजर्व मनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और आप कमेंट्स में, वीडियो कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं जो टॉपिक्स पे आप ये चाहते हैं कि मैं बात करूं। और इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड अ फैमिली मेम्बर, एंड बेस्ट ऑफ लक इन योर रीलोकेटिंग जर्नी।